तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए हम लोग मैथ और रीजनिंग का स्टडी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का 20 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसका सभी मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में सडेन को इतना लिखा जाता है और तो ग्रोथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया है कि S के बाद यहाँ क्या लिखा R और U को लिखा है V, यानी कि S में -1 किया है R आ गया और U +1 किया है V आ गया। ठीक है, यानी कि एक बार क्या कर रहा है -1 फिर +1, फिर देखिए D में -1 किया C आया, फिर D में +1 किया, यानी कि एक बार क्या हो रहा है -1 एक बार +1। ठीक, उसी प्रकार ग्रोथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एक बार करेंगे -1 तो G में -1 करेंगे तो क्या आएगा F आएगा। तो F कहाँ पर है, इसमें A में नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर करेंगे R+1 करेंगे तो R के बाद S आएगा, तो यानी F और S आ गया। फिर प्लस करिए एक बार तो फिर माइनस करेंगे, O में माइनस करेंगे तो आएगा N है ना, FSN, फिर प्लस करेंगे W के बाद X आएगा। ठीक है, FSNX। ठीक है, उसके बाद W में प्लस कर दिए तो अब क्या करेंगे T में माइनस करेंगे तो फिर आएगा क्या S है ना, FSNXS है ना। उसके बाद लास्ट में क्या H में क्या करेंगे +1 करेंगे, H के में +1 करेंगे तो I आएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर C में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो गया। नेक्स्ट है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। भारत के कथन में क्या दिया, भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी इस वर्ष एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो निष्कर्ष में दिया कि वे भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, तो ये सही है क्योंकि एशिया के अगर अमीर हैं तो भारत का भी अमीर व्यक्ति होगा। ठीक, फिर दूसरा क्या, हुए भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है, ये गलत है, यानी केवल एक निष्कर्ष इसका सही निकल रहा है, यानी 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से खाली स्थान पर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर क्या देखिए, 1 का स्क्वायर है ना 1 होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 है, 3 का स्क्वायर यहाँ 9 है, फिर यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर यानी यहाँ 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 स्थान आता है किसका, P का। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें क्या हुआ, 2 के बाद क्या किया 12, यानी कि +10 किया। ठीक है, +10 है, फिर 36 हुआ है तो इसमें कितना +24 है ना, +24 किया। उसके बाद 36 में फिर 36 के बाद आया 80, यानी कि 36 इसमें +44 हुआ है। तो इसमें देखिए ऐड कैसे हो रहा है, तो यहाँ 10 ऐड हुआ था, उसके बाद +14 ऐड हुआ है ना, 14 ऐड होके यानी 24 ऐड हुआ। फिर इसमें देखते हैं 20 ऐड हुआ है ना, 24 और 20 तभी तो 44 हुआ, 44 ऐड हुआ 80 हुआ। तो यहाँ पर ऐड हुआ है कितना 14 और +6 यानी कि 20 ऐड हुआ है। ठीक, यानी कि 6 बढ़ के हुआ है ना, 14 + 6। अब फिर देखिएगा 44 हुआ है ना, 20 बढ़ के ऐड हुआ। उसके बाद उसी प्रकार इसमें 6 बढ़ के करिए, यानी कि 20 है ना, 20 6 26, इसमें फिर 26 ऐड कीजिए प्लस किसमें 44 में 26 ऐड कीजिएगा 44 में तो कितना आएगा 4 और 6 है ना, कितना हुआ 10 के शून्य बाकी 1 4 3 7 यानी 70 आएगा। ठीक है, यानी +70 आएगा। ठीक है, यानी कि 44 के बाद यहाँ +70 ऐड होगा तो 80 में 70 ऐड करेंगे कितना होगा 8 7 15, यानी कि 150 ऐड होगा। ठीक है, मतलब 150 इसका यानी 150 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है ना, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 छात्र अनी, बीनी, सीना, दिया, ईवा, फिन, गिम तथा हज उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो, केवल 4 छात्र सीना तथा बीना के मध्य बैठे हुए हैं तथा सीना एवं बीनी में से एक व्यक्ति को एक छोर पर बैठा हुआ है ना, सीना
तथा बीनी में से एक पंक्ति के एक छोर पर बैठा हुआ है। बीनी तथा अनि के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हुए हैं। गिम तथा हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हुए हैं। दिया अनि के दाएं बगल में है तथा अनि हज के बाएं 5वें स्थान पर है। दिए गए विकल्पों में से बीनी के बाएं बगल में कौन बैठ सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें कोशिश करते हैं क्या इस टाइप के प्रश्नों में कि जो जिसका स्थान लगभग निश्चित हो वो स्टेटमेंट को पहले लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें, क्या बोला कि केवल 4 छात्र सीना तथा बीनी के मध्य बैठे हुए हैं तथा सीना एवं बीनी में से एक पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है। तो एक चीज़ ये है कि सीना तथा बीनी में से पंक्ति के एक छोर पर बैठा हुआ है, यानी कि जैसे कि 8 है, 1 2 3 4 ऐसे 8 पा दीजिएगा, 5 6 7 और 8। ठीक है, उसके बाद बोला बीनी तथा अनि के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हुए हैं। गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हुए हैं। दिया अनि के दाएं बगल में बैठा है तथा अनि हज के बाएं 5वें स्थान पर है। हज के बाएं 5वें स्थान पर है। ठीक है, हज के बाएं 5वें स्थान पर है अनि। ठीक है, तो बाएं है ना, तो मान के चलिए, देखिए इसमें क्या है, 1 2 बार अब मान के चलना पड़ेगा, बैठा के तभी फिर क्लियर होगा। ठीक है, तो मान के चलिए हज यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ हज बैठा हुआ है, तो क्या बोला कि अनि हज के बाएं 5वें स्थान पर है। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहाँ पर अनि बैठा दीजिए। ठीक है, अब क्या बोला, यहाँ क्या है, गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र बैठे हुए हैं। तो गिम और हज, यहाँ हज यहाँ है तो केवल 2 छात्र है, यानी कि गिम यहाँ हो जाएगा जी। ठीक है, अब क्या बोला, दिया अनि के दाएं बगल में बैठा है। दिया क्या है, अनि के दाएं, यानी कि दिया हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब कोई भी सेंटेंस लेते जाइए। अब जैसे यहाँ पर सीना एवं बीनी में से एक पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है और बीनी तथा अनि के मध्य केवल 3 छात्र बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ अनि आ गया और बीनी तथा अनि के बीच, तो बीनी और अनि के बीच 3 छात्र है, तो बीनी इस साइड नहीं होगा। अब है ना कि बीनी इधर राइट साइड होगा अनि के, तो राइट साइड होगा, 3 छात्र बैठे हैं, तो बीनी यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो देखिए बीनी के और अनि ए के बीच देखिए 3 छात्र हो जाएगा, है ना, डी जी, और कोई एक छात्र और होगा। अब क्या बोला, अब देखिए यहाँ पर जो बोला था कि सीना तथा बीनी में से पंक्ति के एक छोर पर बैठा हुआ है, तो बीनी यहाँ आ गया, यानी कि सीनी जो है ये यहाँ आएगा लास्ट में। हालांकि आप क्वेश्चन क्या पूछा वो आसानी से आप बन जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, दिए गए विकल्पों में से बीनी के बाएं बगल में कौन बैठा है, तो बीनी यहाँ है, बीनी के बाएं बगल में कौन बैठा है, तो बीनी के बाएं यहाँ पर कौन होगा। ठीक है, तो अभी और एक लिखते हैं, केवल 4 छात्र सीना तथा बीनी के मध्य बैठे हुए हैं। सीना यहाँ है, ठीक है, तथा सीना तथा बीनी के मध्य, सीना तथा बीनी के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4, सीना तथा बीनी के मध्य बैठे हुए केवल 4 छात्र, 1 2 3 4, यानी कि हज कहाँ होगा मालूम, हज इसमें यहाँ होगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब बनेगा, अब जो भी सेंटेंस है ना, हज यहाँ करके, ठीक है, हज यहाँ होगा, उसके बाद बीना यहाँ होगा। ठीक है, तब देखिए 4 छात्र होगा, 1 2 3 4, बाकी सब एक एक घसका दीजिए इधर, यानी हज यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया। अब बनाइएगा हज यहाँ पर होगा कि अब यहाँ यानी कि राइट साइड से दूसरे नंबर पे हज को करिए, उसके बाद ये सभी सेंटेंस देखिए एक दूसरे से रिलेटेड बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अब बना सकते खुद से भी, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8। ठीक है, हज यहाँ लिखिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि हज के बाएं 5वें स्थान पर है कौन, अनि, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी अनि अब यहाँ आ गया। ठीक है, अनि यहाँ आ गया।
अब वो अनी और हज से रिलेटेड जो भी सेंटेंस है उसको लेंगे। जैसे गिम और हज के मध्य केवल 2 छात्र हैं, तो हज यहाँ है तो गिम कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है। उसके बाद दिया अनी के दाएं और बगल बैठा हुआ है, तो दिया अनी है यहाँ, तो दिया यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या बोला था, केवल 4 छात्र सीना तथा बीनी, तो बीनी से पहले ले लेंगे। देखिए बीनी तथा अनी के मध्य केवल 3 छात्र बैठे हुए हैं, तो बीनी कहाँ होगा, देखिए अनी यहाँ है तो इसके बीच 3 छात्र है, तो बीनी कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा बीनी, है ना। अब देखिए बीनी और अनी के बीच 3 छात्र हो गया। अब यहाँ ये वाला सेंटेंस लेंगे जो कि केवल 4 छात्र सीना तथा बीनी के मध्य बैठे हुए हैं, तो ये बीनी है तो 4 छात्र सीना के बीच है, तो सीना यहाँ हो गया, है ना। सीना तथा बीनी के बीच 4 छात्र हो गया। ठीक। अब देखिए सब हो गया। अब एक बचा कौन, ईबा, तो जो कि यहाँ ईबा पर यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है। ईबा, तो वही पूछा है कि लास्ट में क्वेश्चन पूछा क्या, बीनी के बाएं बगल में, तो बीनी ये है, इसका बाएं कौन है, ईबा है। ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ईबा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। इतना को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ एक धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, या तो एक ऋणात्मक प्राप्त होगी, ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, या परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब इसको समझिए ऐसे सिंपल। देखिए 2 के पावर 10 है, ठीक है, और यहाँ 3 के पावर 10 है। देखिए पावर सेम है, लेकिन बेस देखिए बेस जो है ये अलग अलग है, 2 है और ये 3 है, ये बड़ा है। तो पावर अगर समान है, बेस देखिए बड़ा है जो, तो वो बड़ा इसका मान होगा। ठीक है। 3 के पावर 10 है, यानी कि 2 के पावर 10 से बड़ा है 3 के पावर 10। ठीक है। तो ये निश्चित रूप से क्या है, ऋणात्मक में आएगा, ऊपर क्या है, माइनस में आएगा। ठीक। कोई भी चीज़ आएगा माइनस में आएगा। और फिर नीचे भी देखिएगा तो 5 के पावर 10 है, यहाँ 6 के पावर 10 है, तो 5 के पावर 10 में 6 के पावर 10 घटेगा तो ये भी माइनस में आएगा। तो माइनस और माइनस ऊपर वाला क्या होगा, कट हो जाएगा। ठीक है। और कट हो जाएगा तो देखिए ऊपर में भी कुछ है और नीचे भी कुछ है, तो p/q के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना, धनात्मक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है, यदि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4,000 रुपया है, 4,000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि डैश है। तो इसको क्या करेंगे मालूम, देखिए क्या क्वेश्चन बोला, क्या देखिए, एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज जो है, यानी कि, और इसी पे पूछा कि जो साधारण ब्याज है निवेशित राशि कितनी है, तो मान के चलिए निवेशित राशि है P, है ना, मूलधन। और इस पर क्या है कि 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का जो ब्याज होता है ना, वो 4,000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ठीक है, उसका आधा कर देंगे। तो 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो 10% है, तो ये भी फार्मूला लगाइएगा, 10 + 10 + 10 × 10 बटा 100, यानी 100 से ये 2 शून्य कट जाएगा, 10 10 20 21% होगा, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज जो है 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 21% होगा। तो 4,000 का 21% चक्रवृद्धि ब्याज है, और इसका क्या बोला, आधा है, तो यानी कि बटा में 2 कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए 21% है, परसेंट से 2 शून्य कट जाएगा, 1 और 2 कट गया, फिर 2 से इसको काटिए 40 को, 20 दूनी 40 हो गया। अब 20 × 21 कर देंगे तो 21 दूनी कितना होगा, 42, है ना, 21 दूनी 42 हो जाएगा। या तो अभी इसको और काटिए, कैसे काटेंगे मालूम, इसको पहले ऐसे काटिए, मालूम कैसे, इस 4,000 को रहने दीजिए, ये परसेंट से यहाँ ये परसेंट कट कर दीजिए, ठीक, आसान होगा। अब 2 से काटिए इसको, 2 से काटिए तो क्या 2,000 में कट जाएगा, है ना, 4,000 को काटेंगे तो। अब 3 से इसको काटिए, 3 7 21 7 बार में कट जाएगा। अब इसको 2,000 को काटिए 8 से, तो 25 8 200, यानी कि 250 होगा। ठीक है। तो अब कितना हो गया, 250 और गुना 7 हो गया, यानी 25 7 175,
ठीक है। पी का मान कितना आ गया 175 आ जाएगा, ठीक है। ये 8 से कट गया था, ये 250 में, तो यहाँ 1750 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 1750 इसका मूलधन आएगा, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ सिंपल समझना था कि इसका मूलधन मान लीजिए पी, और इसका साधारण ब्याज जो है इस पर चक्रवृद्धि ब्याज का क्या है, आधा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का आधा कर दिए, दोनों बराबर कर दिए, तो पी का मान निकल गया, ठीक। नेक्स्ट है, यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए भी लगा दीजिए, है ना। ए जैसे ए इतने दिनों में करता है, बी इतने, दोनों मिलकर कितना करेगा, तो ए बी बटा ए प्लस बी, यानी कि 20 गुना 30 बटा 30 20 50। अब इसको 5 से काट देंगे, 0 से 1 0 कट गया, अब 5 चौक 20 कट गया। अब ऊपर कितना बचा, 4 गुना 3 यानी कि 12 दिन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि एक साइकिल चालक द्वारा निश्चित दूरी डी एक निश्चित चाल से तय की जाती है, यदि एक जोगर उससे दुगने समय में उससे आधी दूरी तय करता है, ठीक है। तो देखिए, एक है क्या, साइकिल चालक है, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति मान लीजिए, और एक है जोगर, ठीक है। उसमें क्या बोलता है कि यदि एक जोगर उससे दोगुने समय में, तो पहले समय का टाइम का अनुपात यहाँ ऊपर लिख दीजिए। जोगर क्या करता है, उससे दोगुने समय में, यानी कि दोगुने समय में किससे, ये साइकिल चालक जो मेन है आदमी, दोगुने समय में उससे आधी दूरी, डिस्टेंस का जो है क्या है, इससे आधी दूरी, यानी कि ये दूरी 1 है, तो ये कितना, आधी है, ठीक है। तो ये आधी दूरी तय करता है। तो साइकिल चालक की चाल और जोगर की चाल का अनुपात क्या होगा, तो चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटे समय। तो दूरी देखिए ये डिस्टेंस वाला ये है, तो समय दूरी बटे समय करिए, यानी कि 1/1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक। अब यहाँ इसका भी करिए, दूरी बटे समय, दूरी कितना है 1/2, अब बटा में 2, यानी कि यहाँ 2 गुना हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 अनुपात क्या होगा, 1/4 हो गया, तो 4 इधर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इधर आ गया और इधर 1 आ गया, ठीक, 1, तो 4:1 हो गया। चाल का अनुपात क्या हो गया, 4:1, 4:1 कहाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके 2 शीर्ष इतना और इतना है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो लिख दीजिए कहीं भी ए बी सी, ठीक है। तो मान के चलिए ए और बी दिया हुआ है ना, ए दिया हुआ है आपको 2 और 4, बी दिया हुआ है 2 और 6, तो सी का मान मान लीजिए x और y है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है कि तीसरा मान निकालना है ना, तो कैसे निकल जाएगा, तो इसमें क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में क्या सभी भुजा बराबर है, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए बी का डिस्टेंस है वो बराबर होगा, बी सी का डिस्टेंस बराबर होगा, ए सी का डिस्टेंस, ठीक है, बराबर होगा, दोनों सब बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, ए बी का डिस्टेंस बराबर में कर देंगे ए सी का डिस्टेंस, ठीक है। दोनों बराबर करेंगे, एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। तो ए बी का जो अथी लगाते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए बी है ये, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर, फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आसानी से ही बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रूट अंडर होता है x2, यानी कि इसको मानते हैं मान के चलिए x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो ये फॉर्मूला होता है क्या, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है, ये दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा। तो जैसे इसको अगर निकालिएगा तो x2 है ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, यानी कि 2 x2 में क्या है 2 हो गया, x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 क्या होगा 0, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 है 6, y1 क्या है 4 का इसका होल स्क्वायर है, यानी कि 6 में से 4 गया 2, 2 का होल स्क्वायर है और रूट अंडर है, यानी कि क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। जैसे इसका क्या होगा, रूट अंडर होगा 2 दूनी 4, तो रूट 4 का मान क्या हो जाएगा 2, यानी कि दोनों का डिस्टेंस क्या निकला, ए और बी का डिस्टेंस निकला है 2 निकला है, ठीक है, 2 निकल गया इसका डिस्टेंस।
तो ये ए बी का है, ठीक है। ए बी बराबर क्या निकला है, ए बी का जैसे ए बी का डिस्टेंस और बराबर ए सी का डिस्टेंस, ठीक है। तो ए बी का मान के चलिए ये अभी निकला हुआ कितना 2, अब बराबर ए सी का करेंगे। ए सी यानी कि ए इसको मान लीजिए, सी मानिए, सी का मान लीजिए क्या एक्स और वाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे करिएगा जैसे कि यहाँ 2 था ना, यहाँ 2 कैसा है √4 था यहाँ, ठीक है। √4 के बराबर हम लोग किए थे 2, तो इसको √4 था तो रूट और रूट यहाँ ऊपर कैंसिल कर दीजिए पहले, ठीक है। अब करिए क्या 4 बराबर करना है 4 हो गया इधर, अब बराबर करना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान निकालना क्या x और y, देखिए y का मान 5, यहाँ पर ऑप्शन से देखिएगा तो 5, देखिए सभी ऑप्शन में 5 है ना, y का मान देखिए 5, y की जगह 5, y की जगह 5, यानी y का मान दिया हुआ है, कन्फर्म है कि y का मान 5 है, ठीक है। तो y का मान 5 अगर है तो x का मान निकल जाएगा, तो y की जगह 5 यहाँ कर दीजिए, तो 5 में से 4 गया क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 हो गई, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 इधर माइनस कर दीजिए, 1 माइनस अगर कर देंगे तो 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 हो गया, तो x माइनस 2 बराबर कितना होगा, तो ये स्क्वायर इधर करिए तो √3 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2 बराबर √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, तो 2 प्लस √3 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 2 प्लस √3 आ गया, तो 2 प्लस √3 कहाँ है, x का मान यहाँ है और y का मान 5 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो मोटा मोटी यहाँ सिंपल ये आप डिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखते हैं तो आसानी से बन जाएगा। डिस्टेंस की क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस बराबर कर देंगे, x y का मान निकल जाएगा। थोड़ा सा हिंट ले लेना, क्या y का मान दिया हुआ देखिए यहाँ पर 5 है ना, सब में 5 है यानी कि y का मान 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% प्लस फिर क्या है 1/2 भाग को 5%, तो और x को शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो कुल ब्याज इतना हुआ, तो कुल निवेशित राशि क्या हुआ। देखिए 1/7 भाग को ये कितना 4% पे किया है, प्लस 1/2 भाग को 5% पे, प्लस शेष भाग को, तो शेष भाग क्या होगा 1/7, 1/2 को पहले जोड़िए तो क्या होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ ऊपर 2, 2 सती 14, 1 सते 7, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा 9/9, ऊपर 9 बटे में क्या 14, तो शेष क्या होगा, तो ये 14 में से 9 घटा देंगे, तो 9 5 14 यानी कि 5/14, ठीक है। शेष कितना हो गया 5/14, तो शेष जो है 5/14 जो है ये कितना 6% पर है। अब इसका ये टोटल ब्याज हो गया है ना अनुपात में, और टोटल ब्याज कितना हुआ था 730 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए परसेंट जो है इसको कॉमन लीजिए, सब में परसेंट है ना, परसेंट यहाँ है, परसेंट यहाँ है, परसेंट यहाँ है, सबको परसेंट को कॉमन लीजिए। अब क्या बच गया, तो 4/7 और 5/2 और इधर हो गया 6 पंचे 30/14, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, देखिए नीचे का एलसीएम आ जाएगा, इधर कितना 7 2 और 14 था है ना, तो दोनों का सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 14, तो ऊपर होगा कितना 7 दूनी 14 यानी कि ये वाला होगा 4 दूनी 8%, फिर होगा 35, फिर होगा 30, ठीक है।
बराबर में है 73। अब परसेंट कॉमन ले लिए थे तो परसेंट यानी 100 नीचे आएगा तो ऊपर क्या आएगा 2 शून्य और गुना हो जाएगा। तो ऊपर जोड़िएगा 30 और 35 65 और 8 73 होगा। 73/14 73 से क्या होगा ये 73 कट जाएगा, यानी कि एक बराबर क्या हो जाएगा ये 14 इधर गुना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 14,000 x का मान यानी कि एक का मान 14,000 है, यानी कुल निवेशित राशि कितनी हो जाएगी 14,000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त है कि स्पर्श रेखा जो है बिंदु P से, जैसे यहाँ एक स्पर्श रेखा गुजरती है बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर है और दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ केंद्र हो गया, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाएगी, ये कितना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P के डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए केंद्र से स्पर्श रेखा को छूने वाली यह रेखा जो क्या है 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 90 डिग्री का सामने क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो फिर ये 8 जो है क्या है लंब है ना, लंब है, और ये आधार हो जाएगा 15। तो यानी लंब आधार और कर्ण निकालना है तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा 8 15 और 17 का। ठीक है, यानी कि ऐसे भी कर्ण स्क्वायर यहाँ निकालना है तो बराबर क्या हो जाएगा √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर कितना होगा 88 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो √, 225 और 264 कितना होगा 289। ठीक है, तो फिर H बराबर कितना हो जाएगा 17 है ना, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 24। एक समूह में ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 1 से 10 के बीच एक संख्या का चयन करता है। कोई भी 2 व्यक्ति एक ही संख्या नहीं चुन सकते हैं। ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन और सी द्वारा चुनी गई संख्या का वर्ग निर्धारित संख्याओं के सीमा के अंदर आता है। देखिए निर्धारित संख्या कितना है 1 से 10 के बीच है। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अंदर आता है बी द्वारा चुनी गई संख्या सी द्वारा चुनी गई संख्या से केवल एक अधिक है और डी द्वारा चुनी गई संख्या चारों व्यक्तियों द्वारा चुनी गई संख्याओं में से सबसे छोटी है। तो डी ने कौन सी संख्या चुनी है। अब देखिए चुनना है कितना 1 से 10 तक। ठीक है, अब देखिए क्या बोला कोई भी 2 व्यक्ति एक संख्या नहीं चुन सकता। ए द्वारा चुनी गई संख्या का घन और सी द्वारा चुनी गई संख्या का वर्ग निर्धारित संख्याओं के सीमा के अंदर आता है। सीमा के अंदर आता है यानी कि 10 के अंदर ही आएगा। ठीक है, जैसे ए द्वारा जो चुना जाएगा तो मान के चलिए 4 चुना जाता है। ठीक है, तो इसका घन क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो ये सीमा से बाहर हो जाएगा, तो ये 4 इसका नहीं होगा। ठीक है, तो ए कितना चुनेगा, ये चुन सकता है 2, तो 2 का घन करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये चुनेगा क्या 2, तो ताकि इसका घन जो है इसके अंदर ही रहे 10 के अंदर ही रहे। सी द्वारा उसका क्या वर्ग, तो सी क्या चुनेगा 3 चुन सकता है। ठीक है, ताकि इसका वर्ग 3 3 9। ठीक है, जो कि 10 के अंदर ही है, तो सी चुनेगा क्या 3 चुन सकता है ताकि इसका वर्ग जो है इसके अंदर आएगा। और उसके बाद क्या बोला बी द्वारा चुनी गई संख्या सी द्वारा चुनी गई संख्या से केवल अधिक है। बी द्वारा जो चुना गया है संख्या सी द्वारा चुनी गई संख्या से केवल एक अधिक, यानी सी चुना 3 तो बी क्या चुनेगा 4। ठीक है, अब बोला क्या देखिए 4 ही है इसमें है 4 व्यक्ति ए बी सी डी, तो देखिए ए बी सी का निकल गया तो डी का बाकी है। तो डी क्या बोलता है डी द्वारा चुनी गई चारों व्यक्तियों द्वारा चुनी गई संख्याओं में सबसे छोटी है। डी जो चुनेगा ना वो इस सभी से सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा ये तीनों से आना चाहिए, 2 3 4 से छोटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, यानी कि 1 चुनेगा वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं और घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर इंगित कर रही है। यह मानते हुए कि निहाल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 30 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। तो देखिए ये हो गया घड़ी। ठीक है, यहाँ पर बजता 12, नीचे 6 और राइट साइड में कितना 3, इधर 9। तो अब क्या बोला कि निहाल की घड़ी के अनुसार अभी 1:30 बजे हैं, तो घंटे की सुई,
तो 1:30 पहले बजाइए। देखिए 1:30 बजेगा यानी कि घंटे की सुई कहाँ रहेगा, 1 की तरफ है ना, 1 से थोड़ा सा आगे रहेगा घंटे की सुई, और मिनट की सुई कहाँ रहेगा, 1:30 बजा यानी कि यहाँ रहेगा नीचे की ओर, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन में क्या होता है, ऊपर पहले तो इसको देख लीजिए, जैसे ये सही है। अब क्या बोलता है कि जो घंटे की सुई है वो उत्तर पूर्व की दिशा में होता है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व देखिए, उत्तर इधर होता है सामने, और नीचे होता है दक्षिण साउथ, और इधर हो गया ईस्ट राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हो गया वेस्ट। तो उत्तर और पूर्व में ये सही है, ठीक है। उत्तर पूर्व में बता रहा है, घंटे की सुई है। अब वो क्या बोलता है, 30 मिनट के बाद मिनट की सुई, तो देखिए ये मिनट का सुई कहाँ, इधर है नीचे दक्षिण की तरफ। तो 30 मिनट जब आगे बढ़ेगा तो कहाँ, ये 12 पर पहुँच जाएगा इधर। तो इधर कौन सा है, उत्तर दिशा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। वही पूछा कि मिनट की सुई 30 मिनट के बाद किधर होगी, किस दिशा में, तो उत्तर की ओर है ना, सामने है वो उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये क्या है, 10 का स्क्वायर है, ये 8 का है, ये 6 का है, 2 घटते जा रहा है ना, 10 8 6, अब क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें क्या बोला, 5 दोस्त थे, सोहन, मोहन, रोहन, अली और सलीम। 5 अलग अलग खेल जैसे क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं, लेकिन इस क्रम में नहीं है। सोहन को फुटबॉल पसंद है लेकिन क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है। अली और रोहन पक्के दोस्त हैं, अली को बैडमिंटन पसंद है और मोहन को क्रिकेट पसंद है। इनमें से किसे हॉकी पसंद है। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए सोहन को है जो है ये फुटबॉल पसंद है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट नहीं पसंद है इसको। अली और रोहन पक्के दोस्त हैं, अली को बैडमिंटन पसंद है। अली को क्या है, बैडमिंटन पसंद है। देखिए खेल समझते जाइए, कितने खेल है, जैसे सभी को एक एक खेल पसंद है, ठीक है। खेल कौन कौन सा है, देखिए क्रिकेट है, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल और हॉकी है। इसमें देखिए फुटबॉल हो गया सोहन के लिए, अली के लिए क्या बैडमिंटन हो गया, और मोहन को क्रिकेट पसंद है, मोहन का हो गया क्रिकेट। देखिए आपका क्या क्या हो गया, देखिए क्रिकेट के बारे में दे दिया है, कौन है मोहन, और फुटबॉल कौन है, ये हो गया आपका फुटबॉल सोहन है, और अली को है बैडमिंटन। अब बच गया क्या, खो खो और हॉकी, ठीक है, खो खो और हॉकी। और अब क्या बोलता है कि इनमें से किसे हॉकी पसंद है। तो हॉकी जो पसंद होगा तो ये तीनों छोड़ा के ही होगा ना, जैसे सोहन को तो फुटबॉल मिल गया, अली को बैडमिंटन मिल गया, मोहन को क्रिकेट मिल गया, ठीक है। तो हॉकी जो पसंद होगा या तो रोहन को होगा, है ना, क्योंकि रोहन को अभी कोई भी खेल नहीं मिला, या तो रोहन को होगा, या है ना, या तो रोहन का होगा, या तो एक बचा हुआ कौन खिलाड़ी, देखिए रोहन, या तो सोहन को तो हो गया, और देखिए सोहन हो गया, अली हो गया और मोहन हो गया, सोहन मोहन अली, सोहन मोहन अली हो गया। तो यहाँ बचा क्या, या तो रोहन और सलीम, है ना, रोहन या तो सलीम को हॉकी पसंद हो सकता है, ठीक। तो रोहन या सलीम कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। तो इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आएगा 32। महेश और हरीश का व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 निवेश करते हैं। 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है, तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में है। तो लाभ का जो अनुपात होता है ना, जो राशि है अब वो कितने समय तक है, वो दोनों का गुणनफल जो होता है वो लाभ का अनुपात होता है। तो ये कितने समय तक रहा, ये कितने समय तक रहा, वही रेशियो होता है लाभ का अनुपात, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग कि महेश जो है, ठीक है, और एक है हरीश। तो देखिए क्या करता है, 20,000 रुपये जो है ना महेश निवेश करता है और 30,000 करता है हरीश। अब 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है। तो निकालता कौन है, हरीश, महेश नहीं निकालता है। तो महेश का जो है, महेश जो 20,000 लगाता है, अब देखिए इसमें 20,000 है, इसमें 30,000 है, ठीक है, और इसमें यहाँ 5,000 निकाला है, तो 3 शून्य गायब कर सकते हैं अपने आप, ठीक है, क्योंकि रेशियो में तो 20 भी आप लिख सकते हैं।
20 और ये क्या है, टोटल 12 महीने तक रहा ये महेश, क्योंकि ये निकाला नहीं बीच में। अब क्या, हरीश जो है 3 महीने बाद निकाल लिया कुछ राशि, यानी कि हरीश लगाया था कितना, 30,000, तो 3 महीने तक लगाया था 30,000। अब क्या किया, 5,000 निकाल लिया, यानी कि 25,000 बचा, और वो अब लगा कितना, 9 महीने तक, है ना। टोटल 12 महीने तक लगा था, 1 साल तक, तो ये 9 महीने तक लगा। तो ये हो गया इसका रेशियो। तो इसको कर दीजिए 12 दूनी 24, 240 हो गया, और ये रेशियो में हो गया 30 तिया 90 और 25 नमा 225, 225 और 90 कितना हो जाएगा, 315, यानी कि 240 अनुपात 315 हो गया। ठीक, यही इसका रेशियो है। अब इसको काट के छोटा कर दीजिए, तो ये कटेगा, कैसे कटेगा, पहले तो 5 नज़र आ रहा है, साफ कटेगा। 5 चौक 20, 5 आठे 40, 5 छः 30, 5 तिया 15, अब 3 से एक बार कट जाएगा, 16 तिया 48 और 21 तिया 63, यानी कि 16 अनुपात 21 यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में तेज़ी से 700% बढ़ जाती है। साइकिलों की संख्या 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था, नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, देखिए, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में, साइकिल की संख्या, देखिए अब इसको ऐसे कॉपी में देखिए, साथ में कॉपी और पेन रखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे साइकिल की संख्या यहाँ लिखिए, साइकिल की संख्या और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए साइकिल की संख्या जो है वो क्या होता है, जब विक्रय मूल्य 50% घटाता है, साइकिलों की संख्या में 700% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि पहले 1 था, अब 700% की वृद्धि होगी, तो अब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 700% की वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा, साइकिलों की संख्या 8 हो जाएगा। और क्रय मूल्य जो है, ये माना कि क्रय मूल्य अगर 100 है, ठीक है, तो क्रय मूल्य इसका अब क्या हो जाएगा, पहले 1 था तो क्रय मूल्य 100 रुपया, अब साइकिल 8 हो गया तो क्रय मूल्य क्या हो गया, 800 रुपया। ठीक, विक्रय मूल्य क्या होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा मालूम, देखिए शुरुआत में जब 100 अगर क्रय मूल्य माने तो क्या बोलता है कि आरंभ में निर्माता को 140% लाभ हुआ, तो 140% अगर लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 240 हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्रय मूल्य 100 माने थे तो विक्रय मूल्य 240 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है कि विक्रय मूल्य अगर 50% घटा दिया जाए, यानी कि विक्रय मूल्य, अब ये जो सेकंड कंडीशन हुआ था कि जब 50% विक्रय मूल्य घटाएंगे तभी तो साइकिलों की संख्या 700% बढ़ी तो 8 हो गया था ना, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 50% घटाया था, यानी कि 120 हो जाएगा ना, 240 जहाँ था 120 हो जाएगा। अब ये 8 साइकिल खरीदा, है ना, साइकिलों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुआ, यानी कि 8 साइकिल बेचा, तो ये विक्रय मूल्य अब कितना हो जाएगा, 12,896, 960 रुपया। ठीक है, तो अब क्या बोलता है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए लाभ कितना हुआ, ये अब वर्तमान में जो सेकेंड कंडीशन के बाद क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 960 रुपया, तो लाभ कितना हो गया, 160 हुआ ना, 800 क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य 960, यानी कि लाभ हो गया 160, तो लाभ है 160, क्रय मूल्य कितने पर है, 800 पर है, गुना 100 करिए, यही आंसर है लाभ प्रतिशत। तो 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 8 दूनी 16, यानी कि 20 बार में कटेगा ये, तो 20% हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 20%, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, है ना। नेक्स्ट है, इतना का मिश्रित करनी रूप ज्ञात कीजिए। तो मिश्रित करनी रूप क्या होगा, देखिए इसको यानी कि पहले वर्गमूल में निकालिए ना, वही होता है, तो इसके अंदर जो होगा गुणनखंड क्या होगा, एक बार 25 से कट जाएगा ना, 25 से एक कहीं 25 25 125, ठीक है, तो 25 25 125 करेंगे 10 बचेगा, फिर 25 चौके 100 है, 25 चौके 100, 25 25
125, 125 तो 10 बचेगा, 25 चौके 100। तो इसको अंदर कितना हो जाएगा मान लो, 25 होगा पहले, ठीक है। 25 को गुणनफल कर सकते हैं 5 गुना 5, ठीक है। और 25 25 25 नमा 225 और गुना 6, ये होगा अंदर क्या गुणनखंड मालूम, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 6, ये गुणनखंड होगा इसका, ठीक है, वर्गमूल के रूप में। तो जैसे वर्गमूल ये बाहर आ जाएगा, 5 गुना 5 है तो एक 5 बाहर आएगा और एक 3 बाहर आएगा और अंदर बचेगा 6, ठीक है। तो 5 3 15√6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूँ 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। उसने 10,000 उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किया, तो ये हो जाएगा क्या, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, यदि वह 13 रुपया प्रति केजी की दर से यह गेहूँ बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर क्रय मूल्य, दोनों घटाएंगे तो कितना लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या पहले वो निकालते हैं। तो 200 क्विंटल है, प्रति क्विंटल 1200 रुपये, तो ये दोनों गुना कर देंगे, 12 दूनी 24, ठीक है। 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य हो जाएगा, यानी 2,40,000 इसका क्रय मूल्य है। फिर 10,000 इसमें वाहन पे खर्च करता है ना, भंडारण पे, तो 10,000 इसको 2,40,000 है, तो यानी 2,50,000 हो जाएगा। 10,000 इसमें और खर्च किया, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया, 2,50,000 इसका क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब क्या करता है, देखिए क्रय मूल्य इतना याद रखना है। अब विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या है कि 13 रुपये प्रति केजी, यहाँ पर क्या था प्रति क्विंटल, लेकिन यहाँ प्रति केजी है, तो प्रति केजी आएंगे 200 क्विंटल है तो इसको किलो में बदलेंगे पहले। ये तो 13 है प्रति केजी, 200 क्विंटल है 200 और केजी में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा ना, ये हो गया केजी 13। अब ये हो गया क्या आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 4 शून्य 2 2 है ना 4 शून्य, यानी कि 2,60,000 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2,60,000 और क्रय मूल्य 2,50,000। लाभ कितना हुआ, 10,000 रुपये है ना। 2,60,000 विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 2,50,000, तो लाभ हुआ 10,000। कितना पर हुआ, 2,50,000 पर हुआ, ठीक है। तो 10,000 यहाँ ऊपर में लिखेंगे क्या, 10,000, ऊपर में 10,000 लिखिए, नीचे लिखिए क्या 2,50,000, गुना 100 करिए तो 10,000 लिखेंगे, यानी 4 शून्य, ये 4 शून्य कट जाएगा। 100 गुना में 25 चौके 100 कट जाएगा, यानी कि 4% इसका आंसर होगा, है ना, 4% लाभ होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है x² प्लस 11xy प्लस 24y² के गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए ये पूरे प्लस में सब, तो ये निश्चित रूप से इसका जो गुणनखंड होगा सभी प्लस में ही होगा। माइनस वाला तो कट कर देना, माइनस वाला आंसर इसका नहीं होगा, जहाँ जहाँ माइनस नहीं होगा आंसर, माइनस से आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, 36 का सी। नेक्स्ट है 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो 1 से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। तो सबसे बड़ी में 200 से कम में क्या आ जाएगा, 199 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 199 केवल 1 और स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगी। नेक्स्ट है वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1,200 रुपया की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाएगी। तो इसका क्या ऐसे बनाएंगे, तो इसको देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं। ये मूलधन है तो r% मान के, जैसे कि ये मूलधन है, r% ब्याज मान के, तो इसको क्या करेंगे 100 + r/100 को 2 वर्षों में होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाती है 1348.32। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, r का मान निकल जाएगा यहाँ से। या तो इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 2 वर्ष के बाद इतना हो जाता है ना, मिश्रधन दिया हुआ है तो 2 मिश्रधन दिया हुआ है ना, जैसे कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर क्या होगी जिस पर इतना की राशि इतना हो जाती है, तो क्या करेंगे 1348 कितना है 32 माइनस करिए 1200
और बट्टा में ये 1200, यानी कि 2 वर्ष के बारे में अगर पूछे न तो इसका क्या होगा, ये बड़ा वाला जो यानी कि बाद में जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन बटा मूलधन, ठीक है। तो 1348.32 में 1200 घटाएंगे तो 148.32 आएगा, है ना। 148.32 बटा 1200 और गुना 100 भी है ना, तो 148.32 लिख दीजिए ना, नीचे दशमलव से ये जो गुना 100 है उसको कट कर दीजिए, यानी कि बट्टा में 1200 आ गया, ठीक है। अब इसको काटिए, इसको कैसे कटेगा, 12 से इसको काट दीजिए, ठीक है। ये 148.32 है बटे 1200 है, ठीक है। तो यहाँ 12 से काटेंगे तो ये 100 और 12 से इसको काटेंगे 12 इकाई 12, ये आएगा 1236 बार में कटेगा, 1236 बटे 100, 1236 बटे 100 यानी कि 12.36 है ना। तो ये क्या है, 2 वर्ष का 12.36 जो है ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि आती जो ये अथी है ब्याज का दर है, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज दर है, तो 1 वर्ष का क्या होगा, तो इसका आधा करिएगा तो 6% आएगा ना, लगभग 6%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बाकी जो ऐसे करके निकालिएगा जो पहले बताएं उससे डायरेक्ट 6% आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो 512 क्या है, ये 8 का क्यू है। 729 की बात करें तो 9 9 का ये क्यू है, और ये 7 का क्यू है। ये 256 क्या है, ये किसी का क्यू नहीं, ये 16 का वर्ग है, इसलिए ये तीनों क्या है, घन है, लेकिन ये वर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या किया मालूम, कुछ रीजनिंग के सवाल होते हैं ना, कुछ थोड़ा लेंदी होता है, उसको आप स्किप करके बाद में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब टाइम बचे तो इसको करिएगा। तो यहाँ पर क्या किया देखिए, 2 + 8 10 हुआ है, +8 हुआ है, उसके बाद +20 हुआ है तो 30 हुआ, प्लस अब क्या हुआ 38 हुआ है ना, +38 हुआ है। तो अब प्लस यहाँ पर क्या होगा, 68 के बाद क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या क्या प्लस हुआ। इसमें अगर बात करें तो 8 यहाँ +20 हुआ, यानी कि 12 बढ़ के हुआ +12। फिर यहाँ पर बात करें तो +20 और 18, यानी कि +12 में 6 जोड़ के यानी कि 18 प्लस हुआ, तब 38 जुटा। फिर 18 6 क्या होगा, इसमें जोड़ेंगे 18 6 तो 24 बढ़ के होगा, यानी कि 24 ऐड करेंगे 38 में तो ये आएगा +62। तो +62 जुटेगा किस में, 68 में, है ना। +62 जुड़ेगा 68 में, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 130। 130 कहाँ है, 130 लास्ट में ऑप्शन नंबर, एक तो 130 होगा यहाँ पर होगा ना, सेकंड वाला 130 यहाँ पर ए में है और सी में है। 130 एक निकल गया। अब बात करते हैं इसका, 0 + 2 हुआ है ना, +4 हुआ है। एक तो पहले 130 आ गया ये, है ना, यहाँ पर क्या गया 130। अब देखिए इसमें क्या हुआ, 0 + 2 फिर +4 फिर +6, यानी कि 2 बढ़ के ऐड होते जा रहा है। तो यहाँ पर +8 होगा, है ना। तो +8 होगा 12 8 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर 20 होगा, यानी कि 130 और 20। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 8 छात्र PQRSTXY तथा Z दक्षिण की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हुए हैं। दक्षिण की ओर बोला यानी कि इधर होगा, ठीक। उत्तर की ओर बोलता तो इधर सामने की ओर होगा, ठीक। तो दक्षिण की ओर बैठे हुए हैं 8 छात्र, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठा हो। P तथा T के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हुए हैं। Z S के बाईं और चौथे स्थान पर है। R Q का पड़ोसी है। P T के दाईं ओर बैठा हुआ है तथा T Z के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। T X का पड़ोसी नहीं है। यदि T पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है
तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन बैठेगा। तो टी, एक चीज़ बता दिया कि टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, अगर देखिए, अच्छा ये पहले टी के बारे में देखते हैं कि राइट में, तो ये तो या तो लेफ्ट में है, कैसे पता करेंगे। देखिए सब दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, तो दक्षिण की ओर है ना, तो इसका दक्षिण की ओर जो मुँह बैठा हुआ सब, तो सबका बाएं हो जाएगा इधर, है ना, बाएं होगा इधर, और इसका दाहिने हो जाएगा इधर, ठीक है, दाएं हो जाएगा इधर। अभी देखिए ये चीज़ें पहले तो कन्फर्म कर लीजिए। क्या बोला, पी टी के दाईं ओर है, तो टी अगर टी बोला किसी एक छोर पर है, टी अगर दाहिने इधर रखते हैं राइट साइड में एक छोर पर, या तो इधर रखे रहेगा। तो क्या बोला, पी टी के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो पी जो है ना, टी यहाँ अगर रखते हैं तो टी का दाएं दाएं किधर हो गया, इधर हो गया, तो ये सही है। यहाँ टी, अगर यहाँ पर टी बैठाते हैं तो इसका दाएं इधर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये लास्ट छोर पर है। तो यहाँ जैसे पी टी के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा ना, पी टी के दाईं ओर कहाँ बैठेगा, क्योंकि टी तो सबसे लास्ट में इधर रहेगा, तो इसलिए टी कहाँ रहेगा, राइट साइड में रहेगा, ठीक है। ये कन्फर्म हो गया, टी कहाँ रहेगा, तो राइट साइड में दाहिने छोर पर टी रहेगा, है ना। तो अब इसको बनाते हैं, देखिए 8 छात्र है, तो इसको 8 ऐसे कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या हुआ, टी इधर राइट साइड में हो गया। अब बनाते जाइए, पी टी के दाईं ओर बैठा हुआ है, पी कहाँ हो जाएगा, पी टी के दाईं ओर कहीं भी है, ठीक है। अब टी जो है जेड के बाएं और दूसरे स्थान पर है, जेड के बाएं और दूसरे स्थान पर है टी, यानी कि जेड हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, है ना, जेड के बाएं और, देखिए क्योंकि इधर ये बाएं है और इधर दाएं है, ठीक है। तो जेड के टी जो है ना, जेड के बाएं और दूसरे स्थान पर, ये सेंटेंस हो गया। अब क्या बोला, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एक्स यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं, पी तथा टी के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हुए हैं, पी तथा टी के मध्य, तो टी यहाँ है, तो 4 छात्र इसके मध्य केवल बैठा है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि पी यहाँ पर रहेगा, है ना, क्योंकि पी और टी के भी केवल 4 छात्र बैठे हुए हैं, टी यहाँ निश्चित है, दाहिने साइड पर है, तो पी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो पी वहाँ हो गया ना। अब बात करेंगे आगे, क्या बोलता है कि जेड एस के बाईं और चौथे स्थान पर है, जेड जो है एस के बाईं ओर, तो बाएं इधर है, यानी कि एस इधर बैठेगा, एस के बाएं और कितने, चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, यानी एस कहाँ होगा, एस हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एस के बाएं और जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा चौथे स्थान पर है। अब आर क्यू का पड़ोसी है, आर किसका पड़ोसी है, क्यू का, तो क्यू का पड़ोसी है आर क्यू का। इसके आगे बात करते हैं, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, और क्या बोला, टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एक्स यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। अब फिर क्या बोलता है कि पी तथा टी के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हुए हैं, पी तथा टी के मध्य केवल 4 छात्र बैठे हुए हैं, सही है। पी जेड एस के बाईं और चौथे स्थान पर है, जेड एस के बाईं और चौथे स्थान पर हो गया। आर क्यू पड़ोसी है, अच्छा आर क्यू पड़ोसी है, तो आर क्यू कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है ना, बीच में, या तो आर यहाँ रहेगा, या तो क्यू यहाँ, या तो फिर क्यू यहाँ, या तो आर यहाँ, ठीक है। ये दोनों कन्फर्म हो गए, आर क्यू क्योंकि पड़ोसी है। अब बोला कि टी एक्स का पड़ोसी नहीं है, यानी कि एक्स जो है यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा एक्स, ठीक है। अब जो पूछेगा बन जाएगा, ठीक है। क्या बोला, तो दूसरे छोर से, यानी कि पहले टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा हुआ है, टी यहाँ बैठा हुआ है, तो दूसरे छोर से 7वें स्थान पर कौन है, तो दूसरा छोर ये है 7वां स्थान पर। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, तो 7वां, यानी कि यहाँ जो खाली स्थान है, खाली स्थान पर कौन आएगा, जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, तो वाई बचा हुआ है ना, वाई, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, तो ए
का क्यू एक होता है और क्या है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे समझिए। पहले लेटर को देखिए ABC, ठीक है। अब इसका अंक को देखिए, 1 का क्यू, 3 का क्यू, 5 का क्यू, और यानी कि एक विषम संख्या होता जा रहा है, 1 3 5, अब क्या होगा 7, 7 का क्यू हुआ 343। 343 कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ है और यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या है ABC, अब क्या आएगा D, ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि स्टाइल को इतना लिखा जाता है, एस को इतना लिखा जाता है, बोल्ड को इतना लिखा जाता है, तो समान कोड भाषा में इतना और इतना के अंतर क्या किसके बराबर होगा। तो सिंपल है, देखिए स्टाइल को एस किसने स्थान पर आता है, 19 स्थान पर, टी 20वें स्थान पर, वाई 25वें, और एल है 12, और ई है 5वें स्थान पर। इस सबको जोड़ेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। इस सबको जोड़ेंगे तो 81 आएगा, और इसको भी जोड़ेंगे, यानी स्थान का मान जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जैसे 1 है 3, कितना हुआ 4 और 5 9 आएगा, यानी सबको जोड़ने के बाद दिया हुआ, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका अंतर क्या होगा, तो स्मार्ट को स्थानीय मान अगर लिखिएगा तो स्मार्ट का आएगा आपको 71, ठीक है। इसको जोड़िएगा, इसको तो आएगा 38, 71 में से 38 गया 33, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51। ए बी के मुकाबले दुगने तेज़ी से कार्य करता है। ए जो है बी के मुकाबले दुगने तेज़ी से कार्य करता है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है, यानी दोनों मिलकर, ये एफिशिएंसी हो गया ना, दुगने तेज़ी से कार्य करता है, ये क्या एफिशिएंसी हो गया, ठीक। तो ये दोनों मिलकर, यानी 2 1 3, दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक। ये टोटल इसका काम करने का कैपेसिटी हो गया। बी अकेले उसी कार्य को, यानी कि 3 क्षमता वाले 12 दिन में किया, तो 1 क्षमता वाले कितने दिन में करेगा, तो 1 से भागा दीजिए, यानी बढ़ती है 36 दिन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए 2/11 है और -14/5 कर देना है ना, क्योंकि व्युत्क्रम से बोला, तो अब क्या होगा, 14 दूनी 28 और बटे में 11 पच्चे 55, और माइनस में है तो माइनस में ही होगा, तो 28/55 का है माइनस में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी 28/55 माइनस में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, यदि 7.8/9 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित किया जाए तो उसका अंश इतना आता है, तो x का मान क्या होगा, देखिए 7 9 63 और 8 कितना होता है 71, यानी कि 71 अंश बराबर कितने दिया हुआ है 70 + x दिया हुआ है, तो x का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 200 ग्राम 1 kg का कितना भाग होगा, तो 200 ग्राम 1 kg, यानी कि इसको ग्राम में बदल देंगे, 1000 ग्राम कितना भाग होगा, 2 पंचे है ना, 200 पंचे 1000 होगा, यानी 1/5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इतना को अवरोही क्रम में क्या होगा, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। अब घटते क्रम में इसको सजाना है तो इसको ऐसे ऑप्शन से इसको छांट दीजिए, ठीक है। देखिए अवरोही यानी घटते क्रम में, यानी कि जो भिन्न में रहेगा ना, तो जैसे 2 को लीजिए, 1/3 और 2/5, पहले ये दोनों को लीजिए, तो 5 कहिए 5 और 3 दूनी 6, यानी देखिए इस पर 3 दूनी 6, यहाँ 6 आया, यानी कि ये भिन्न बड़ा है, ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जैसे 5 कहीं 5 आया, इसका मान 5 आया, और 3 दूनी 6, यानी कि ये बड़ा है, ठीक है। इस तरह से चेक कर लेंगे, ये बड़ा है, यानी कि घटते क्रम में क्या होगा, पहले बड़ा होगा उसके बाद छोटा होगा उसके बाद छोटा होगा, तो यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। अब देखिए 5 3 15, 7 दूनी 14, ये सही जा रहा है, 15 है पहले, ये बड़ा है, उसके बाद ये 14 छोटा है, फिर 3 दूनी 6, 5 कहिए 5, ये भी सही है ना, 3 दूनी 6 के बाद आएगा 5 छोटा है, तो ये घटते क्रम में ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। विकर्ण की लंबाई क्या होता है, विकर्ण की लंबाई, तो घन की एक भुजा ये दिया हुआ है, तो विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 × एक भुजा, तो √3 और गुना एक भुजा दिया हुआ है, तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3, और गुना 9 9 3 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, वृत्त खंड की चाप की लंबाई l है, यदि 4l = 3r है
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको ऐसे समझिए, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा मालूम, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्या बोला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या ये दिया हुआ है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ इंटू वृत्तखंड के चाप की लंबाई गुना त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई जो है एल कितना होगा, एल निकालेंगे, यहाँ 4L बराबर 3R दिया हुआ है ना, तो 4L बराबर 3R, यानी कि R का मान कितना होगा 36, तो 36 गुना 3, 36 दिया 108, यानी कि L का मान यहाँ निकल गया कितना 27, यानी कि वृत्तखंड की चाप की लंबाई जो है वो 27 निकल गया। ठीक है, तो 27 निकला ये, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा हाफ इंटू वृत्तखंड की चाप की लंबाई गुना त्रिज्या, यानी कि हाफ इंटू वृत्तखंड की चाप की लंबाई कितना है 27 गुना त्रिज्या होगा 36, यानी कि ये 2 से कट जाएगा 18 12 में, तो यानी कि 18 गुना 27 होगा आंसर, 18 गुना 27 यानी 8 7 56 है ना, यानी कि ये आएगा 486। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। वृत्तखंड के यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ इंटू वृत्तखंड की चाप की लंबाई गुना त्रिज्या होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या ए बी सी और इधर होगा डी, इधर क्या है जेड वाई और फिर क्या होगा एक्स वाई जेड है ना, एक्स यानी कि ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में लाइट को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शॉर्ट को कितना लिखा जाएगा। तो लाइट को कैसे लिखा है, जे के एल यानी कि -1 किया है, किया आया, और आई -1 इसमें भी किया है, जी -1 किया है, एच -1 किया है, एस -1 यानी -1 होते गया है। तो एस को -1 करेंगे कितना होगा आर, एच का -1 करेंगे जी, और ओ का -1 करेंगे तो एन ओ है ना, एन होगा आर जी एन, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, आर जी एन, उसके बाद फिर -1 करेंगे आर में से तो क्यू आर है ना, क्यू होगा, और टी में से -1 करेंगे एस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक निश्चित भाषा में दिल्ली इज कैपिटल को इतना लिखा जाता है, राम लाइव्स इन दिल्ली को इतना लिखा जाता है, तो राम इज टीचर को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कैपिटल का कोड क्या होगा। इसको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन से इसको छांट के आंसर निकाल लेना है। ठीक है, जैसे पूछा क्या कैपिटल के बारे में, ठीक, कैपिटल का कोड क्या होगा। तो जैसे देखिए दिल्ली इज कैपिटल दिया हुआ है, तो ये कैपिटल का कोड इसमें दिया हुआ है ना, देखिए दिल्ली इज कैपिटल यानी 3 लेटर है, 3 इसमें वर्ड है, तो तीनों में अलग अलग इसका कोड दिया हुआ है। जैसे एक का किसी का है 753, फिर एक 852 है, एक है 159 है। ठीक है, दिल्ली इज कैपिटल है तो कैपिटल का इसमें दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है राम लिव्स इन दिल्ली, अब इसका जो कोड दिया हुआ है इसमें जो भी कोड है ये तो कैपिटल का नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल इसमें है ही नहीं, है ना, राम लिव्स इन दिल्ली, यानी कि ये जो है ये कैपिटल का नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन में अगर कहीं है तो वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कैपिटल का है ही नहीं, तो ये आंसर ऑप्शन में तो उसको पहले छांट देंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है 153 कहीं है क्या, नहीं ऑप्शन में। 253 है तो ये 253 यहाँ दिया हुआ है, नहीं होगा आंसर। 159 देखिए दिया हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। 157 है क्या, नहीं है। अब देखिए राम इज टीचर, इसमें भी देखिए कैपिटल नहीं है, यानी कि इसका जो कोड है ये वाला ऑप्शन में होगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा है, 753 है यहाँ पर, क्योंकि ये राम इज टीचर का है, ये है ना, किसी या तो राम का होगा या तो इज का होगा या टीचर का होगा, कैपिटल का नहीं होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो कैपिटल का बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन छांट के इसका आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन और धारणाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। तो देखिए, प्रदूषण दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है।
इसे सभी के संयुक्त प्रयासों द्वारा रोका जाना चाहिए। धारणाएं क्या है? मौसम का असंतुलन दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये तो सही है। जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण है, तो अब इसको देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल एक धारणा है, इसका सही है। ठीक है, इसका जो उपाय है इसका ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यदि कूट भाषाओं में DEF को इतना लिखा जाता है और QTV को इतना लिखा जाता है, तो दिए गए विकल्पों में से इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इसको कैसे लिखा जाएगा मालूम? DEF को इतना लिखा जाता है, QT को इतना लिखा जाता है, तो विकल्पों में से कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? डी की बात करेंगे, चौथे स्थान पर है, तो 22 4 26, 21 5 26, 20 6 26, यानी कि जोड़ के 26 कर दिया मालूम। जैसे देखिए डी चौथे स्थान पर है, अब मैं इसमें कितना जोड़ेंगे? 26 आ जाएगा, 22, तो यहाँ 22 लिख दिया है। ई कितने 5वें स्थान पर है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 26 आ जाएगा? 21, तो यहाँ 21 लिख दिया है। और जो कि एफ़ लिखा है, एफ़ में कितना जोड़ेंगे? 26 आ जाएगा, तो 20 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। यानी कि देखिए टोटल 26 लेटर होता है, तो जोड़ के जैसे जो भी है लेटर उसको क्या कर रहा है? जोड़ के 26 पूरा दे रहा है। अब जैसे क्यू है यहाँ, तो क्यू कितना 17वां स्थान पर है, तो 17 में कितना जोड़ेंगे? 26 आएगा, 17 9, तो देखिए यहाँ 9 लिख दिया है। और यहाँ टी है, T20 20वें स्थान पर आता है, इसमें कितना जोड़ेंगे? 26 आ जाएगा, 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। उसी प्रकार इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है। अब जैसे एच है, एच में कितना जोड़ेंगे? 26 आएगा, 18, तो यहाँ देखिए 18 दिया हुआ है, ये सही है। और आई है 9, 9 कितना 17 9 26 हो जाता है, ये सही है यहाँ तक। और के है 11, 15 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 70। P बराबर दिया हुआ है ये चीज़ें और Q बराबर ये है, तो A B M R विषम अभाज्य संख्या है, तो P और Q का महत्तम समवर्तक क्या होगा? महत्तम समवर्तक में क्या होता है कि जो मिलता है वही लेना है। जैसे ये है और इसके ये है, इसमें जो मिलेगा वही लेना है। ठीक है, लघुत्तम समवर्तक में क्या होता है? जो मिलता है वो भी, जो नहीं मिलता वो भी लेना है। तो इसमें कौन कौन मिल रहा है? यहाँ पर M देखिए मिल रहा है दोनों में, और R मिल रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो M R इसका HCF हो जाएगा। एम आर का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इतना का मान क्या होगा? तो इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8 1 9। ठीक है, गुना है 7 5 12 और 4 16, गुना क्या 9 7 16, 5 21 और 4 25। अब इसको करेंगे तो बाहर क्या आएगा? 9 का आएगा 3, 16 का आएगा 4 बाहर, 25 का आएगा 5, 5 चौक 20 दिया 60, 60 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, 20% लड़का और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? देखिए 20% को मिला तो कितना नहीं मिला? 80% को नहीं मिला है ना, क्योंकि 20% को मिला, टोटल 100 होता है, तो नहीं मिला कितना? तो 3 का 80% को नहीं मिला। ठीक, परसेंट को अभी साइड में रखते हैं। तो फिर 2 की बात करते हैं, लड़कियों में 25% को मिला, यानी 75 को नहीं मिला। और तो कितने को नहीं मिला ये पूछा है, तो और बट्टा में कितना हो जाएगा? टोटल 3 2 5, और देखिए 8 दिया 24 है ना, 80 गुना 30 करेंगे तो 240, 8 दिया 24 75 दूनी 150। अब इसको जोड़ दीजिए, ऊपर कितना आएगा टोटल? 0 और 4 5 9 और 2 1 3, यानी 390/5। ठीक है, और परसेंट में निकालना है तो गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, तो और 1% से आप इसमें जो परसेंट था वो परसेंट से ये 100 ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब 39 बटे मतलब 390/5 है, तो 5 से इसको काट दीजिए, तो ये 78 बार में कट जाएगा ना, 5 7 35, 5 8 40, 78% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 में क्या है?
यदि ए बी सी में सी समकोण है, जैसे एक त्रिभुज है और इसमें क्या बोल दिया, सी क्या है, समकोण पर है, यहाँ पर है, और सी डी जो है ये ए बी पर लंब है, यानी कि ए और बी यहाँ कर दीजिए, और डी जो है ये लंब है यहाँ पर। अब बोला क्या, ए 55 डिग्री, ए कितना है, 55 है यहाँ पर, तो ए सी डी का मान कितना होगा, ए सी डी। तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण है ना, यहाँ 90 डिग्री लंब मारा है, यहाँ तो 90 है, तो ये 90 है, तो ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो यहाँ 55 दिया हुआ है, तो 90 इधर है ये, तो इधर भी जोड़ के 90 पूरा देंगे, 90 90 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 में कितना जोड़ेंगे, तो 35 जोड़ेंगे ना, तो 90 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74। दो संख्याओं का एलसीएम 78 है, उनका महत्तम समवर्तक जो है ये 13 है, तो उनमें से एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, ये ऐसे बनाते हैं ना, एलसीएम और गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए, तो इसमें एलसीएम ये है और एचसीएफ ये है, तो पहली संख्या बराबर में रहेगा, तो ये और दूसरी संख्या रहेगा, तो ये कट जाएगा, 13 दूनी 26 और 2 से काटेंगे 39 दूनी 78, यानी कि दूसरी संख्या क्या आएगा, 39। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष ए और बी सी और ए बी माइनस सी और माइनस ए और सी है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये वाला लिख लीजिएगा, आप इसको बना कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा, है ना। हाफ इंटू, जैसे इसको मानते हैं क्या मालूम, जैसे कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू x1 हो गया, x1 जहाँ लिखेंगे तो फिर लिखेंगे y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस x2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह x1 x2 x3 ऐसे लिखेंगे, और जब x2 लिखेंगे यहाँ तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, y3 आगे बढ़ा के, है ना, y3 माइनस y1, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे x3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू में y1 माइनस y2, ठीक है, और ये टोटल ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करिएगा। जैसे कि यहाँ x1 है, तो x1 क्या होगा, a है ना, यहाँ पर a लिखिएगा, फिर ब्रैकेट में y2 माइनस y1, यानी कि x1 y1 ये माने थे, x2 y2 ये है, तो y2 माइनस y3 होगा, ठीक है, यानी कि c माइनस में, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा ना आप, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको मोड में रखना है, ठीक है, ये मोड में होता है, यानी कि ये प्लस में भी आएगा, प्लस में ही आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 2AC, इसको कैलकुलेट करिएगा तो 2AC इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ये व्यंजक 10A बटा 1 माइनस कोट A प्लस कोट A बटा माइनस 1 माइनस 10A को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक ए। कैसे बनाएंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐसे करिएगा। देखिए कई तरीके से कैलकुलेट, सबसे आसान तरीका यही होगा, तो 10A सबको 10A में बदल दीजिए, 10A बट्टे 1 माइनस कोट ए है, तो क्या होगा, कोट ए को लिख सकते हैं 1 बटा 10A, ठीक, प्लस कोट ए बट्टे 1 माइनस कोट ए को यहाँ पर ये लिख दीजिए 1 बाई 10A, ठीक है, सबको 10A में बदल देना, 1 माइनस 10A, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट भिन्न का जोड़ इसको बना दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी तरह आपको बनाना है इसको, और थोड़ा सा बार बार लिखना ना पड़े, 10A बड़ा, तो इसको जहाँ 10 है वहाँ x मान लीजिए, ठीक है, x मान लीजिए जहाँ 10 है, तो इसको जैसे कि x मान लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा x बटा x माइनस 1, जैसे x हो जाएगा बटे 1 माइनस 1 बटा x प्लस जहाँ 10 है ना वहाँ x मान लेते हैं, फिर 1 बाय x बटे 1 माइनस x,
अब इसको कैलकुलेट करिए। देखिए नीचे वाला करेंगे x माइनस 1 हो जाएगा, है ना, x माइनस 1 बटे x प्लस 1/x इंटू हो जाएगा 1 माइनस x। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिएगा ना, तो आप लास्ट में आपका कट उठ के आएगा कितना मालूम, 1 प्लस 10a प्लस कोट a आएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 10a और कोट a को क्या करना है, फिर 1 प्लस 10a को लिख देना क्या, साइन a बटे कोस a प्लस कोस a बटा साइन a। इसको जब भी इनका जोड़ लेंगे तो कोस a इंटू साइन a होगा, फिर कोस से कोस हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यानी ऊपर आ जाएगा 1, है ना, यानी कि आएगा 1 प्लस 1 बटे साइन ए इंटू कोस ए। साइन ए इंटू कोस ए ऊपर होगा तो कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आप इसका जो कैलकुलेशन किया हुआ है इसका आपको PDF है टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, आप मैसेज करिएगा, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करने में ना आपको टाइम यहाँ पे ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक कार्यशाला में 5 कर्मचारी है, ठीक है, जो प्रत्येक सप्ताह में केवल एक बार काम पर जाते हैं। कार्यशाला सप्ताह के 5 दिन चालू रहती है। N सोमवार को जाता है, A और B को 2 क्रमागत दिनों में कार्यशाला जाते हैं। A N के अगले दिन कार्यशाला जाता है। A और J जिन दिनों में कार्यशाला में जाते हैं उनके बीच 2 दिनों का अंतर है। नीचे दिए गए दिनों में से S किस दिन कार्यालय जाएगा। तो इसको ऐसे बनाइएगा। ठीक है, कैसे बनाइएगा, देखिए इसको थोड़ा सा अस्पष्ट रूप से समझने के लिए आपको क्या करना है, जो व्यक्ति है कितना 5 व्यक्ति है, तो इसको ऐसे कर दीजिए, A भी और कौन कौन है, N J और S है। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक, अब जो बोलता है उसको डालिए। क्या बोलता है, कार्यशाला सप्ताह के 5 दिन चालू रहते हैं। N सोमवार को जाता है। N कहाँ कब जाता है, तो N की जगह पर यहाँ सोमवार लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कैसे समझ में आएगा आसानी से। N सोमवार को जाता है। A और B 2 क्रमागत दिनों में कार्यशाला जाता है। 2 क्रमागत दिनों में, इसको आगे बढ़िए। N के बाद क्या बोलता है, A N के अगले दिन जाता है। A N के अगले दिन, तो N क्या है, सोमवार है, सोमवार का अगला दिन क्या था, मंगलवार। ठीक है, तो A जाता है मंगलवार को, यहाँ लिख दिए। एक क्या हो गया, मंगलवार को। अब यहाँ पर इसका ये अब बैठ जाएगा क्या, A और B 2 क्रमागत दिनों में जाते हैं, तो A है मंगल, तो B क्या हो जाएगा, बुधवार, क्योंकि क्रमागत दिनों में जाते हैं। ठीक, अब क्या बोलता है, A और J जिन दिनों में कार्यशाला में जाते हैं उनके बीच 2 दिनों का अंतर है। A और J के बीच, तो A और J यानी कि मंगल है और J यहाँ पर है। ठीक है, तो दोनों के बीच अंतर कितना, 2 दिन का। तो मंगल के बाद क्या होगा, बुध बृहस्पति, 2 दिन का अंतर है, यानी शुक्रवार हो जाएगा। J क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। 2 दिन का अंतर है, यानी कि मंगल A जाता है तो वो जाएगा शुक्रवार, है ना, तो बुध बृहस्पति 2 दिन गैप हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या, S कौन सा दिन जाता है ना, तो देखिए मंगल बुध बृहस्पति सोमवार, देखिए सोमवार मंगल बुध शुक्र आ गया, तो बृहस्पति गुरुवार हो जाएगा, है ना। S क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर गुरुवार का है, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा। नेक्स्ट है, छह व्यक्ति बोला एक दूसरे की ओर मुंह करके एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। B और E के बीच 2 व्यक्ति बैठे थे। 6 बैठे हुए हैं। A क्या बोला, B के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। D E के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। D और E के बीच कौन बैठा है, तो आप देखिए 6 व्यक्ति बोला, तो 6 व्यक्ति और क्या है, गोल मेज पर बैठा है। तो एक वृत्ताकार पार्ट दे दीजिए, 6 को बैठाना है, तो एक ऊपर एक नीचे करिए और 2 ऐसे डाल दीजिए। ठीक, 6 हो गया। अब क्या बोलता है, जो बाएं दाएं वाला रहता है पहले उसको लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ B और E के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, इसको नहीं लेना। अभी A B के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो A जो है ना B के दाएं और, B यहाँ डाल दीजिए, इसके दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ A यहाँ डाल दीजिए। अब क्या बोला, B और E के बीच 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो देखिए B और A के बीच 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, तो E कहाँ जाएगा मालूम, E बैठेगा तो यहीं बैठेगा। इधर से भी करिएगा
तो 2 व्यक्ति हो जाएगा बीच में, इधर से भी करिएगा 2 व्यक्ति बीच में हो जाएगा, यानी कि ई निश्चित रूप से यहाँ बैठेगा, है ना। बी और ई के बीच 2 व्यक्ति है बैठा हुआ है। अब बोला कि डी ई के बाएं दूसरे स्थान पर, डी जो है ना ई के बाएं, तो ई का बाएं किधर होगा, इधर होगा ना, इसका मुंह इधर होगा तो बाएं इधर होगा, ठीक, राइट साइड में इधर बाएं होगा इसका। ई के बाएं और दूसरे स्थान पर डी, यानी कि यहाँ हो जाएगा डी, ठीक। अब क्या बोला कि डी और ई के बीच कौन बैठा है, डी और ई के बीच, देखिए यहाँ डी है और यहाँ ई है, इसके बीच कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार स्याही कलम से संबंधित है तो कार किससे संबंधित है, जैसे कलम में क्या स्याही डालते हैं तो चलता है, और कार में क्या पेट्रोल डालने पे चलता है। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट कूट भाषा में जूनियर को इतना लिखा जाता है और लेबर को इतना लिखा जाता है, इस कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, जूनियर है ना, इसमें गिनती करके लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर गिनती जो है गिनती करके लिख दिया। उसी प्रकार इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर है, यानी आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बेस को इतना लिखा जाता है तो कलेक्शन को क्या लिखा जाएगा, तो बेस को इतना, तो इसमें बेस को कैसे लिखा है, देखिए 2 1 3 और 19 कितना हुआ, 3 और 19 22 और 5 27, यानी कि लेटर को जोड़ के लिख दिया। उसी प्रकार इसको भी जिस स्थान पर है उसको जोड़ के इसको लिखेंगे तो आएगा 108, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि पी और क्यू अंकगणितीय संक्रियाएं है, तो ये दिया 24 पी और 12 क्यू 13 बराबर 15 आया है, तो फिर 16 क्यू 56 पी 14 बराबर 20 आया है, तो इतना का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें P और Q पर क्या रखेंगे ना, तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद 15 आएगा पहला स्टेटमेंट में, तो P के जगह पर रखिए क्या मालूम, भागा, P के जगह पर रखिए भागा, और Q को मानिए क्या, Q बराबर मानिए प्लस, ठीक, Q को मानना है प्लस, तो यहाँ भागा रखेंगे, देखिए बार दूनी 24 2 आया, और प्लस देखिए यहाँ 13 15 आ गया ना, तो P को क्या माने भागा, तो P यहाँ पर भागा यहाँ करना है, ठीक है, तो 14 चौके 56 4, और यहाँ Q को माने प्लस 14 4 20 ये आ गया, तो P को क्या माने भागा, तो यहाँ भागा करिए, तो 29 तिया 87, Q के माने प्लस, तो प्लस 22 हो जाएगा, 22 3 25, 25 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, 72 के एक किसके एक तिहाई होंगे, 72 किसके एक तिहाई होंगे, तो 72 गुना 3 कर दीजिए, 72 तिया कितना हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर √3 - 1 बटा √3 + 1, तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक होता है योगांतर अनुपात, ठीक है, योगांतर अनुपात में क्या होता है, जैसे कि P बटा Q है, ठीक है, तो इसका योगांतर अनुपात क्या लिखेंगे, P और क्या लिखते हैं, P, ये वाला जो नीचे वाला है ना प्लस कर देते हैं, और ये P में ही यानी कि ऊपर जो है उसी में एक बार माइनस कर देते हैं नीचे वाला, ठीक, ये योगांतर अनुपात हो गया। तो जैसे इसको योगांतर अनुपात ये लिखे हैं, यानी कि इसको फिर ये आप लिख सकते हैं, है ना, यानी कि P + Q बटा P - Q को आप क्या लिख सकते हैं, P बटा Q लिख सकते हैं। जैसे ऊपर ये Q है ना, जो कि ऊपर प्लस हुआ नीचे माइनस हुआ, तो इसको नीचे में Q लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार जैसे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, देखिए एक बार क्या कोस थीटा ऊपर प्लस हुआ है और यहाँ नीचे माइनस हुआ है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा है ये, अब बराबर में उसी प्रकार ये भी हुआ है। इसमें क्या हुआ, ये इसका था क्या, पहले था √3 इसका मान था, अब बटा में -1 था, तभी देखिए एक बार यहाँ √3 +1 ऊपर होता है ना, जो बटे रहता है उसमें +1 हुआ तो ये हुआ, और फिर नीचे क्या -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो ये इसका कंडीशन है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा बराबर क्या -√3 है, तो √3 किसका मान है, 10 60 डिग्री का मान है, तो माइनस में है
तो ये टेन 300 डिग्री का मान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 300 प्लस 60 होता है 360, ठीक है। तो ये थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 360 डिग्री, इसको लिख सकते हैं क्या, टेन 300 है ना, 300 ओनली 300, ठीक। तो 10 से 10 कट गया, थीटा का मान क्या होगा 300, यानी थीटा का मान क्या है 300। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न तालिका में एक परिवार की विभिन्न मदों के व्यय का विवरण दर्शाया गया है। यदि भोजन पर व्यय दोगुना हो जाता है और अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है, तो भोजन पर व्यय में होने वाली लगभग वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर है? कुल कितने प्रतिशत के बराबर है? तो इसको ऐसे समझिए, देखिए यदि भोजन पर बोला व्यय दोगुना हो जाता है, यानी भोजन पर जैसे 4000 है, तो इसका अब जो है कंडीशन अब लिखिएगा, ये सारा चीज़ लिखिएगा अब, है ना। अब भोजन पर क्या हो जाता है 8000 हो जाता है, ठीक है, दोगुना हो जाता है। और कपड़ा का क्या हो जाएगा, बाकी चीज़ों पर क्या बोला, भोजन दोगुना होता है, अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है, यानी कि कपड़ा पर हो जाएगा कितना 1250 हो जाएगा, है ना। और किराया हो जाएगा कितना 750 हो जाएगा, आधा होगा तो। शिक्षा 200 हो जाएगा, और विविध में 16 है तो ये 800 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इसका कुल जो वैल्यू होगा, इसका अब जो है वर्तमान में कुल वैल्यू जो होगा इसका 11,000 आएगा, जोड़िएगा ना, तो कितना आएगा 11,000 आएगा, ठीक है। तो अब बोला क्या, कुल व्यय की वृद्धि कितनी हुई है, तो कुल व्यय की वृद्धि कितनी हुई है, तो अब देखिए, तो पहले जो कंडीशन था, जैसे ये 4000 है, तो 4000 जो है और इसको जब जोड़ेंगे पहले वाला, तो इसका जो व्यय का भोजन पर व्यय प्रतिशत है जो, ये क्या होगा 4000 और बटा में टोटल कितना है 10,000 है, गुना 100 करेंगे तो 100 से 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, और 2 शून्य से फिर 2, ये 40% आया, ठीक है। 40% पहले था, और कुल व्यय में वृद्धि जो हुआ है, तो अब क्या हुआ कि भोजन क्या हुआ, कुल व्यय की वृद्धि जो हुआ, अब क्या हुआ था, जैसे कि भोजन में 8000 हो गया था, ठीक है ना। तो वही बोला भोजन पर व्यय होने वाली लगभग वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत है। तो भोजन में जो वृद्धि हुआ है, तो पहले 4000 था, अब क्या हुआ 8000 हो गया, तो 8000 अब बटा में, अब जो है कुल व्यय कितना था, अब कितना 11,000 हो गया, बटा में 11,000 करिए, गुना 100 करिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 72 समथिंग आएगा, तो ये 73 इसको मानिए, ठीक है। तो आप बोला कि कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो व्यय में पहले था 40%, अब हो गया 73, तो इस दोनों का अंतर करेंगे तो 33% इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिया गया है, कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा से +2 और -2 के अंदर है। तो इसका पहले हम लोग निकालेंगे क्या, इसका औसत, ठीक है। तो इसका औसत निकालिएगा, तो इसको जब जोड़िएगा टोटल ने, तो औसत क्या होता है, टोटल इसका जोड़ के बटा में जितनी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, ठीक है। तो इसको जब जोड़िएगा ना, तो ऊपर आएगा कितना, इसको जोड़ने के बाद जैसे कि 23 2 25, 25 से 15 कितना हुआ 40 और ये भी 40 है, 40 कितना हुआ 80 और ये कितना 50, तो 80 पर 8 5 13 और ये 38 कितना हो जाएगा, यानी कि 130 और 38 168, ठीक 168। अब बटे में संख्या कितनी है 8 है, तो इसको 8 से भागा देंगे, 61 68 से, यानी 21 इसका औसत आया, ठीक है। अब 21 में क्या बोला, इसका औसत से +2 यानी कि 23 और -2 यानी कि 19, इसके अंदर इसकी सीमा में रहना चाहिए, ठीक है, 23 और 19 तक। तो 23 और 19 तक कौन है, एक 23 यहाँ है, एक 21 यहाँ है, एक 19 यहाँ है, ठीक है। तो ये तीन है आदमी, है ना, 3 व्यक्ति, तो 3 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई तालिका में कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों को दर्शाया गया है, जिसमें से कुछ उत्पाद दोषपूर्ण है और
किस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत सबसे कम है। दोषपूर्ण यानी कि ये डिफेक्टिव यूनिट जो है इसका प्रतिशत सबसे कम किस में है। तो इसको क्या करना है, आइडिया से निकाल लेना मोटा मोटी, ठीक है, आसानी से इसके निकल भी जाएगा। तो जैसे कि बात करते हैं इसका ही बात करते हैं, ठीक है। पहले तो जैसे कि 400 यूनिट डिफेक्टिव है, ठीक है, टोटल है इतना, तो 400 जो कितना बोला कि प्रतिशत किसका कम है, तो 400 बटे टोटल करेंगे, ठीक है। तो 400 में 720 से भागा हुआ, फिर यहाँ पर देखिए 405 में 740 से भागा हुआ, और यहाँ पर 404 में 800 से भागा हुआ। तो जो सबसे ज़्यादा नीचे रह रहेगा वही कम होगा, है ना, सबसे ज़्यादा से भागा होगा। देखिए ये 408 है और ये 405 है, और 740 से ही भागा दिया हुआ इसमें, लेकिन ये 404 ये खुद कम है ऊपर वाला, और उसमें ज़्यादा से भागा दिया हुआ, तो ये कम होगा ना। तो इसमें से अगर देखिएगा तो सबसे कम आई का होगा, है ना। देखिए सबसे ज़्यादा से भागा इसमें दिया हुआ है, नीचे वाला सबसे जो जिसका अधिक रहेगा उसका सबसे कम होगा। इस तरह से आप निश्चित रूप से कन्फर्म है कि ये वाला आप निकाल सकते हैं, हाँ यही सबसे प्रतिशत कम है। ऑप्शन नंबर आई किसमें, ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर है ना, 95 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई तालिका में विभिन्न समूहों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है। दिए गए समूहों में से किस समूह में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है। महिला और पुरुष का अनुपात उच्चतम होगा। तो अनुपात उच्चतम कब होता है, जब जैसे कि कोई चीज़ ऊपर है, ठीक है, मान के 4 है तो यहाँ 6 से भगा दीजिए, ठीक है, यहाँ 4 है यहाँ 8 से भगा दीजिए, या तो 10 से भगा दीजिए। तो उच्चतम अनुपात क्या होगा, जिसमें कम से भागा दिया हुआ है, ये वाला नीचे कम हो तो उसका उच्चतम होगा, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, 414 में 950 से भागा दिया हुआ है, ठीक है। और इसी में ये दोनों में अगर आप देखते हैं तो देखिए ये दोनों में कौन उच्चतम अनुपात होगा। ये 414 में 950 से भागा दिया हुआ है और 414 में 650 से ही भागा दिया हुआ है, यानी जिसका कम होगा नीचे वो उच्चतम होगा, है ना, उच्चतम होगा, यानी कि ये दोनों में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कौन कौन सा दिया हुआ है, देखिए सी तो आंसर होगा नहीं क्योंकि सी से ज़्यादा उच्चतम हो गया आपका बी। उसी प्रकार एस का चेक कर लेते हैं, एस यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 408 में देखिए 720 से भागा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 414 में 650 से ही भागा दिया हुआ है। ये भी देखते हैं कि आप ये बड़ा है उच्चतम अनुपात। और आर का भी देखते हैं, आर 450 में 740 से भागा दिया हुआ है, यानी कि ये ही सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 96 का हो गया बी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 4 का है ना पूरा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।